नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है हीटिंग कर्व्स। क्या डिस्कस करना है? हीटिंग कर्व्स। ओके, ये हीटिंग कर्व्स क्या है? पर्टिकुलरली ग्राफ्स है। हीटिंग कर्व्स क्या है? ग्राफ्स है। ये ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा? ग्राफ से हमें पता चलेगा कि स्पेसिफिक हीट क्या है, कितनी है। ओके, ग्राफ से हमें पता चलेगा स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलर सब्सटेंस की कितनी है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। हमें पता चलेगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा मिल रहा है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा मिल रहा है। ये सब के लिए हमें वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है, हम चार्ट से बता सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, चार्ट देखकर। तो वही है हमारे हीटिंग कर्व्स। डन? चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हीटिंग कर्व्स? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोरिलेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, चार्ट्स है, कोरिलेशन है मतलब एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। सो कोरिलेशन बिटवीन द हीट एडेड टू अ सब्सटेंस, किसके बीच का कोरिलेशन है? हीट एडेड टू द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर, मतलब कितना हीट ऐड किया और टेम्परेचर कितना हुआ, उनके बीच में रिलेशनशिप मिलेगा। हमें पता ही है कि अगर हम हीट करें तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये हमें पता है। लेकिन हीट करें और टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये तो पता है, लेकिन कैसे इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा? क्या हर बार इंक्रीज ही होता जाएगा, कभी कांस्टेंट भी रहेगा? रहता है ना, हीट ऐड करे तो भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। कब? जब फ्यूजन हो रहा हो, मतलब जब फेस चेंज हो रहा हो सॉलिड टू, वही जब फ्यूजन हो रहा हो या फिर जब से बॉइलिंग हो रहा हो, तब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। दो वी आर इंक्रीजिंग द हीट, टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं। तो यही हमें पता चलता है। सिंपल है। क्या है ये चार्ट्स है, ये ग्राफ्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हीटिंग कर्व्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफ देख के हम बता देंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोरिलेशन बता रहा है। किसके बीच में कोरिलेशन बता रहे हैं? हम जो हीट दे रहे हैं उससे कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, कब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, स्पेसिफिक हीट क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है। यहाँ पर दो ही चीज बताया, कोरिलेशन, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। डन? ओके, तो सिंपली ये एक रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल। ओके, सो दैट इज हीटिंग कर्व। मान लो कि हमारे पास आइस है, आइस कौन से टेम्परेचर पे है? -50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेरे पास -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ओके, अभी इतना लो टेम्परेचर आइस का है, अब हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। नाउ वी आर गिविंग द हीट। तो अब हमने हीट अगर दी इसको तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब -50 से कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। -50 टू -40, -30, -20, -10, -5, -1 और फिर 0, और 0 रीच हो जाएगा। फिर भी अगर तुम गर्म करते गए तो अब वो आइस कन्वर्ट होने लगेगा किसमें? वाटर में और लिक्विड में। डन? ओके, तो ये हमें पता ही है। तो ये प्रोसेस होगी। अब ये प्रोसेस जब हो रही है तो उसके लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो, और डेल्टा टी हमारा चेंज इन टाइम है, मतलब कितने टाइम में तुमने ये हीट सप्लाई की। 1 घंटा हीट सप्लाई की, 2 घंटा हीट सप्लाई की, कितने टाइम हीट सप्लाई की। तो पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ हीट, मतलब सप्लाई ऑफ हीट पर से चेंज इन हीट इन चेंज इन टाइम, उसका जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब 1 घंटे में अगर तुम यहाँ पर गैस स्टोव तुमने कांस्टेंट ही रखा हुआ है, तो 1 घंटे में सपोज तुमने 100 जूल हीट दी, तो दूसरे 2 घंटे में कितनी होगी? 200, 3 घंटे में 300, लाइक दैट। वो कांस्टेंट रहेगा, उसका जो रेशियो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। डन? तो 1 घंटे में अगर 100 की तो क्या हुआ? ये 100/1। 2 घंटे में 200 हो गई तो वो क्या होगा? 200 डिवाइड बाई 2, तो वो भी वापस तो वही हो गया 100/1। तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, उसको हम डिनोट करते हैं से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज पी। किससे डिनोट करते हैं? पी से। ओके, पी क्या है? पी इज द चेंज इन द हीट टू द चेंज इन टाइम। डन? और ये कांस्टेंट होगा। अच्छा, अभी चेंज इन हीट तो हमें पता ही है फॉर्मूला से, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, ये हमें पता है। वेयर डेल्टा क्यू, ये अभी ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, पर यूनिट टाइम वाला जो था वो, तो इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड किया, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड किया। ये तो अभी हमने समझा। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? हमारा
रेट, ओके, रेट बोलते हैं ना, रेट ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज और पर टाइम मतलब रेट ऑफ हीट एक्सचेंज P। तो इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, तो उसकी जगह हमने लिख दिया P। P इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। डन, ये मिल गया। अब यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये है हमारा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। कौन सा ग्राफ? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। टेम्परेचर को हम लेते हैं y एक्सिस पे और सब हमारे टाइम को लेते हैं हम x एक्सिस पर। तो ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। अभी याद हो तो तुम्हें, जैसे कि हम y और x ऐसे लेते हैं ना, x इधर y इधर, तो अगर y बाई एक्स निकाले हम तो उसको हम स्लोप बोलते थे, याद हो तो, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। जैसे ये हमारी लाइन है, अभी कोई बोले कि ये लाइन का स्लोप निकालो, तो ये लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते थे, याद हो तो, ये लाइन का इंटीग्रेशन में भी ये कंसेप्ट समझाया था। तो जब एक लेक्चर लिया था उसमें, तो हम स्लोप निकालना है तो स्लोप ऐसे निकालते थे, ऐसे ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है डेल्टा y, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा x। सो स्लोप जिसको हम m से भी डिनोट करते थे, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। याद आ गया। और भी एक तरीका था कि अगर ये जो लाइन है वो पर्टिकुलरली x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो हम बोल देते थे m इज इक्वल्स टू से tan थीटा, वही होता है हमारा स्लोप। याद आया? ओके। कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के ये दो मेथड हमने सीखे थे, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। अंडरस्टूड? ओके। तो ये हमारा, ये तो जनरल है। अभी इसका यहाँ रिलेशन क्या है, यहाँ रिलेशन है क्या कि मुझे सपोज ये लाइन गिवन है, कौन सी लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, ये डन, ये व्हाइट लाइन गिवन है। अभी ये व्हाइट लाइन, यहां तक की बात कर रहा हूं, पूरी की बात नहीं कर रहा, यहां तक की मेरी लाइन गिवन है। तो यहां तक की अगर मेरी लाइन गिवन है, वहां से मुझे स्लोप निकालना हो तो यहां पर क्या निकाला मैंने स्लोप, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। y क्या था, y एक्सिस पर चेंज, x क्या था, x एक्सिस पर चेंज। तो मेरा y एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर, और मेरा x एक्सिस पर क्या है, टाइम। तो मैं स्लोप को इसी फॉर्मूला से, स्लोप को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, डेल्टा t बाई डेल्टा t लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर y एक्सिस पर y था तो डेल्टा y लिखा, तो मेरा y एक्सिस पर टेम्परेचर है तो डेल्टा t लिखा। यहां पर x एक्सिस पर डेल्टा x लिखा था मैंने, ये चेंज। तो वैसे ही मेरा x एक्सिस पर सपोज मैं यहां ऐसे बना दूं, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ डेल्टा टेम्परेचर, और ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ डेल्टा टाइम। सिंपल। तो डेल्टा t बाई डेल्टा t लिख सकता हूं मैं। समझ में आया? ये क्या शो कर रहा है, स्लोप। ओके। तो अगर ये देखो यहां पर जो है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, वो तो हमारा p है, तो ये हमारा फॉर्मूला यहां तक आ गया। लेकिन ये जो है वो हमारा क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। सो इसको मैंने एक ही साइड रखा, तो ये इसको नीचे ले जाओ तो p बाई एमसी आ गया, ये आ गया p डिवाइड बाई एमसी। अब ये p डिवाइड बाई एमसी आ गया, तो ये तो मेरा स्लोप है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू p बाई एमसी हो गया। अब अभी मैंने बोला ये p की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो p कांस्टेंट है। ये तो मास ऑफ द सब्सटेंस है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मास भी कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट को हटा दे और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रख दे, तो ये c स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट, वो क्या हो जाएगी, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो ये स्लोप अगर हमें गिवन हो, ओके, दो डिफरेंट मटेरियल के लिए, दो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अगर मुझे ये स्लोप्स गिवन है, हीटिंग कर्व्स, तो मैं बता सकता हूं कि किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कम है। स्पेसिफिक हीट है क्या, कल हमने समझ लिया था, क्या था स्पेसिफिक हीट, उससे क्या पता चलेगा, सिंपल डेफिनेशन नहीं, लेकिन उससे पता क्या चलेगा मुझे, स्पेसिफिक हीट से मुझे क्या पता चलेगा, करेक्ट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पता चलेगी कि मुझे कितनी हीट एनर्जी चाहिए, किस चीज के लिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। कब, जब वो 1 ग्राम लिया हुआ हो तब। डन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। वही तो पता करना है, कोई भी सब्सटेंट उठा के ले आऊं, लेकिन मुझे कितना फ्यूल कंजम्पशन होगा वो तो पहले पता होना चाहिए ना। ओके, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिक हीट जरूरी है, और स्पेसिफिक हीट हमें यहां से भी डायरेक्टली मिल जाएगी। तो क्या मिला, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट मिला। डन। ओके, चलो ये रब कर दूं सब, वो लिखना हो तो लिख लो, वो समझने के लिए है, लेकिन हमें पता ही है, लेकिन फिर भी। डन, आगे बढ़े। ओके चलो, तो रब कर दे रहा हूं। अब मैं यहीं पे तुम्हें
से देता हूं एक, ये है मेरी एक लाइन ग्रीन कलर की और ये है मेरी लाइन येलो कलर। अब बताओ ग्रीन कलर की एक लाइन है और येलो कलर की एक लाइन है, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी? किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी? अभी जो हमने समझा उस बेस पर क्वेश्चन। चलो, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी निर्भय? येलो वाले की, येलो वाले की, येलो येलो गैस तो कर, ग्रीन 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 लग रहा है। हिमांशु चलो, क्वेश्चन नहीं सुना, नींद आ रही है? चलो चलो पानी पी लो, थोड़ा उठ लो और वॉशरूम मत जाना। हाँ चलो, ग्रीन लग रहा है और येलो लग रहा है, तो स्लोप देखना है तुम्हें पहले। तो स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप येलो का ज्यादा है? नहीं, स्लोप ग्रीन का ज्यादा है। स्लोप ग्रीन के ज्यादा है। स्लोप क्या था? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा वाई तो दोनों का सेम जैसा ही है, डेल्टा वाई दोनों का सेम जैसा ही है। डन। फिर डेल्टा एक्स निकालो, m इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई तो दोनों का सेम जैसा ही है, डेल्टा एक्स निकालो। तो डेल्टा एक्स कहाँ है? डेल्टा एक्स किसका ज्यादा है? येलो का डेल्टा एक्स ज्यादा है। येलो का डेल्टा एक्स ज्यादा है, ये ज्यादा तो ये कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो येलो का स्लोप तो कम आ गया। समझ में आया? डेल्टा वाई तो दोनों का सेम ही है ना, देखो एक ही हाइट पे है ऑलमोस्ट। ओके, तो डेल्टा वाई तो दोनों का सेम है, यहां से लेकर ये डेल्टा वाई। लेकिन डेल्टा एक्स वाई लाइन का यहां तक का है और ग्रीन लाइन का डेल्टा एक्स कहां तक का है? ग्रीन लाइन का डेल्टा एक्स यहां तक का है। तो डेल्टा एक्स किसका कम है? ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन का डेल्टा एक्स कम है तो स्लोप के साथ तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम तो ये ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है? अरे स्लोप किसका ज्यादा है? ग्रीन लाइन का स्लोप ज्यादा है। ये तो समझ में आ गया ना? ओके, स्लोप समझ में आ गया। अब स्लोप के बाद आओ क्या? स्पेसिफिक हीट पर। तो तुमने किसका आंसर दिया था? येलो येलो और ग्रीन ग्रीन। स्लोप का या स्पेसिफिक हीट का? स्पेसिफिक हीट का। तो स्पेसिफिक हीट उसका उल्टा आएगा। क्यों? ये ग्रीन लाइन का स्लोप है ज्यादा, अगर स्लोप ज्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्लोप दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादा तो ये कम। डन। ओके, तो स्पेसिफिक हीट इसकी कम आएगी और इसकी ज्यादा आएगी। मतलब डिफरेंशिएट कर लिया ना? ग्रीन की स्पेसिफिक हीट कम आएगी क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम आएगी, और येलो की स्पेसिफिक हीट ज्यादा आएगी। डन। सी ग्रीन और येलो। ओके, और कहीं पे रेशियो ना निकाल पाओ, ऐसा केस हो तो सिंपल वे में दो फॉर्मूला लिखे थे ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो लिखा ही था, लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या था? टेन थीटा। स्लोप देख लो, टेन थीटा। थीटा किसका ज्यादा है? कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, ये यहाँ टी है, ये यहाँ थीटा है, ये थीटा बड़ा है, ग्रीन का थीटा बड़ा है, मतलब ग्रीन का स्लोप ज्यादा है। सिंपल, डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा तुम्हें। डेल्टा वाई भी नहीं देखना, डेल्टा एक्स भी नहीं देखना। अगर मैं इतना ही लाइन ड्रॉ करूं, ये लो इतनी, अब मैं बोलूं कंपेयर करो, तो यहाँ कहाँ तुम डेल्टा वाई की कंपैरिजन उससे करोगे, डेल्टा एक्स की कंपैरिजन इसके डेल्टा एक्स के करोगे, तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि इसका रेशियो क्या है। तुम्हें स्लोप देख लेना है। अगर जैसे मैं ऐसा करूं कि ये जो मेरी रेड वाली लाइन है उसका निकालो, उसका क्या होगा? तो कहाँ ये ग्रीन लाइन, कहाँ ये येलो लाइन और कहाँ ये रेड लाइन। ओके, तो अगर मैं ऐसा सोचूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ग्रीन का, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स येलो का, और डेल्टा वाई इतना बाई डेल्टा एक्स रेड का, तो रेशियो तो मुझे पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? इतना बाई इतना, हम क्या सोचेंगे? सर वो बड़ा बाई बड़ा है, ये छोटा बाई छोटा है, लेकिन हमें तो रेशियो निकालना है। रेशियो किसका ज्यादा आएगा? इसका। क्यों? तुम यही याद रखो ना, m इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट? टेन थीटा। तो थीटा किसका ज्यादा है? देखो ये थीटा ज्यादा है, फिर ये उससे कम है और ये सबसे कम है। डन। सिर्फ थीटा देख लो तो पता चल जाएगा। जिसका थीटा ज्यादा, क्यों ऐसे, क्यों वापस क्यों ऐसा? थीटा ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा हो गया।
थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू कैसी होती है? टेन जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है या जीरो होता है? जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। क्यों? टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये ग्रीन कलर लाओ। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन जीरो क्या होता है? जीरो, जीरो। साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो वन होता है। जीरो बाई वन क्या होता है? जीरो। तो साइन जीरो जीरो तो टेन जीरो भी जीरो। फिर जैसे साइन बढ़ता जाएगा, अभी साइन 30 क्या होगा? 1/2। तो टेन 30 क्या होता है? 1/√3, करेक्ट। फिर टेन 45 1। तो देखो ये भी बढ़ा, पहले जीरो था, फिर 1/√3। 1/√3 कितना होगा? 1/√3 की वैल्यू कितनी है? बोला था याद रखना, 1.73। तो 0 पॉइंट समथिंग हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट 1045 1। तो देखो वैल्यू बढ़ रही है, 0 पॉइंट समथिंग, देन 1, फिर 1060 √3। तो √3 तो 1.73 आ गया। तो देखो वैल्यू बढ़ रही है। जैसे साइन में वैल्यू बढ़ती है कंटिन्यूअसली, वैसे 10 में भी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर 10 में वैल्यू बढ़ रही है तो m इज इक्वल टू 10 थीटा, मतलब m भी बढ़ेगा। सिंपल। तो सिर्फ तुम्हें थीटा ही देखना है, जो लाइन तुम्हें डेल्टा बाई डेल्टा एक्स देखना ही नहीं है। ऐसा ज्यादा तो आएगा ही नहीं, ये तुम्हें कंसेप्ट वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले ऐसा कुछ ग्राफ देख के। बताओ इसकी लेटेंट हीट, दो लाइन में से दो ग्राफ है, इसमें से किसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है? बताओ दो ग्राफ्स है, उसमें से किसकी स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? तो वो तुम्हें रीड करना आना चाहिए। ओके, तो कैसे? यहाँ पर सिर्फ लेटेंट हीट पे आते हैं। अभी यहाँ पर तुम्हें सिर्फ क्या देखना है? थीटा देख लेना है। ओके, जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन, आगे बढ़े। ओके, चलो क्लीन करते हैं। हाँ, तो देखो ये हमारा डेल्टा टी बाई डेल्टा टी स्लोप ऑफ द कर्व हो गया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। दैट्स इट। अब बात करते हैं हम किसकी? लेटेंट हीट की। तो देखो लेटेंट हीट क्या है? यहाँ पर टाइम और टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वाटर लिया मैंने तो, और से आइस लिया तो आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बढ़ा 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 बढ़ा, ओके, -50 ले लिया था सपोज, तो बढ़ा 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और 0 डिग्री रीच हो गया। कितना? सपोज 0 डिग्री, और से मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया। ये मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट रीच होने के बाद इफ आई गिव द हीट देन टेम्परेचर वोंट इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, लेकिन फेस चेंज होगा। तो ये सॉलिड में से कहां चले जाएंगे? लिक्विड में, मतलब ऐसे सीधे जाएंगे। टेम्परेचर सेम रहे, सीधे जा रहा है, मतलब क्या? टेम्परेचर, सारे पॉइंट का टेम्परेचर क्या है? ये एक ही टेम्परेचर, सारे पॉइंट का टेम्परेचर। तो होगा क्या? देखो यहां से यहां का जो ये फेज है वो क्या है? हमारा फेज चेंज प्रोसेस। डन। तो ये फेज चेंज प्रोसेस वही तो लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट मिल गई। कितनी मिली? इतनी मिली, जो भी मिली हो इतनी छोटी सी मिली। ये कौन सा है? सॉलिड टू लिक्विड वाला। इसीलिए अगर यहाँ पर कौन सा फेज होगा, बीच में कौन सा फेज होगा, ऐसे भी पूछ ले कि ये पॉइंट पे तुम्हें ऐसे पूरा का पूरा ग्राफ गिवन है, और ऐसा पूछ लेंगे कि ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, और से ये है मेरा पॉइंट सी। बताओ ए बी और सी फेज पर, ए बी और सी पॉइंट पर सब्सटेंस कौन से फेज में होगा? सॉलिड, लिक्विड, इस बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो देखो ए पॉइंट कहाँ आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे आ रहा है मतलब वो सॉलिड हो गया। बी पॉइंट कहाँ आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट पर ही आ रहा है, मतलब वहां पे एक कोई नहीं होगा, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों होंगे। डन। सॉलिड और लिक्विड दोनों होंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड सी पॉइंट, तो देखो सी पॉइंट कहाँ है? सी पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर है, तो वहां पर क्या होगा फिर? गैसियस फेज। डन। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्पेसिफिक हीट का, फेज का। ओके, फिर सपोज यहां पर कौन सा फेज होगा? ये पॉइंट डी पर लिक्विड एंड गैस। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारा पूरा लिक्विड बन गया। अब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, अब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा तो यहाँ पर लिक्विड भी होगा और यहाँ का गैस भी होगा, मतलब लिक्विड प्लस गैस। डन। और फिर और प्रोसेस तो तुम्हें पता ही है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, फिर ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो हीटिंग हो रही है, यहाँ बॉइलिंग हो रहा है, यहाँ पर ये 0 डिग्री पर क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है, पता ही है। डन। तो रीड करना आ जाएगा। तो लेटेंट हीट को कैसे रीड करेंगे? लेटेंट हीट का फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल।
अगर फ्यूजन हो तो LF और अगर वेपोराइजेशन हो तो LV। डन। अब पूछता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या होगा? वेपोराइजेशन ऑफ वाटर अभी तो याद आ जाना चाहिए। हाँ ट्यूशा, वेरी गुड, 536 एग्जैक्ट। हाँ यूनिट बोल रहे थे, कैलोरी पर ग्राम, करेक्ट। डन। ओके, तो ये सब याद रखना, साथ साथ में ये सब कुछ याद रखते जाना। बस अब 12 स्टार्ट हो गया, ऐसा माइंड में बिठा लो। ओके चलो, तो ये समझ गए। अभी डेल्टा क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हो सब लोग? सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? बस तो चलो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू एल। डन। ओके, तो ये तो हमें पता ही है। अभी डेल्टा क्यू का फॉर्मूला तो हमने ये निकाला अभी। ओके, ये निकाला ना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में डेल्टा क्यू क्या आएगा? पी डेल्टा टी आ जाएगा। उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू m इंटू एल। अभी ये पी तो कांस्टेंट है, हाँ। ये जो मास होगा वो भी कांस्टेंट होगा, हाँ। तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेटेंट हीट। डेल्टा टी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेटेंट हीट। इससे क्या पता चला? जितना टाइम ज्यादा उतनी लेटेंट हीट भी ज्यादा। और उल्टा भी बोल सकते हो, जितनी लेटेंट हीट ज्यादा उतना वो टाइम ज्यादा लेगा। किस में ज्यादा टाइम लेगा? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने में और लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होने में। अगर टाइम लेटेंट हीट ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेटेंट हीट कम है तो टाइम कम लगेगा। वैल्यू तो तुम्हें दोनों पता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर भी पता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी पता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर भी पता है। तो उसके बेस पे मुझे बताओ कि किसका टाइम ज्यादा लगेगा? मतलब वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यस, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। क्यों टाइम ज्यादा लगेगा? भाई उसको 536 कैलोरी देनी है और इसको तो 80 ही देनी है। डन। तो वैल्यू से भी बोल सकते हो तुम डायरेक्टली, तो वही चीज है, वैल्यू से ही डायरेक्टली पता चल जाएगी। वैल्यू ज्यादा तो टाइम ज्यादा। तो देखो ग्राफ से भी पता चल सकता है। सर ये सब याद ना हो तो ग्राफ तो पता ही है ना। देखो यहाँ पर इतना ही है, ये डेल्टा टी इतना ही मिला छोटा सा, और यहाँ पर देखो कितना बड़ा सा डेल्टा टी मिला। मतलब latent heat of vaporization will be more than that of the latent heat of fusion. Done? पक्का समझ में आया? So this is all about the heating curve. तो heating curve पढ़ना आ गया। मेनली तो दो चीजें हमें आ जानी चाहिए, कौन कौन सी? एक स्पेसिफिक हीट और दूसरा लेटेंट हीट। तीसरा मैंने फेज भी बता दिया कि कहीं पर भी पॉइंट रख के बोल दे कि ये पॉइंट पर ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस कौन से फेज में होगा, वो भी देखना आना चाहिए। अंडरस्टूड। उल्टा पुल्टा करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं यार। उल्टा पुल्टा करना हो वो तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। जैसे मुझे पूछ ले कि ऐसे दो सब्सटेंस, ये देखो ये क्लीन कर दिया, ये एक पिंक लाइन है और ये जो हमारी लाइन है वो लाइन है। डन, दोनों दिख रही है। ओके, अब ये दोनों लाइन में मैं ऐसे पूछूं कि थर्मल कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? याद करो, कल पढ़ा था हमने। बोलो क्या था थर्मल कैपेसिटी? m इंटू सी। यस, वैसा ही एक फॉर्मूला और था, किसका? वाटर इक्विवेलेंट का। थर्मल कैपेसिटी सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मास का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको ही हम बोलते थे थर्मल कैपेसिटी। सिंपल। ग्राम स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम लेना है, मोलर स्पेसिफिक हीट में सब्सटेंस 1 मोल लेना है, और थर्मल कैपेसिटी में कोई नहीं, जितना हो उतना दे दो भाई। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट तुम्हें देनी पड़ेगी वही है थर्मल कैपेसिटी। अब इसका मैं दोनों का बोलूं कि थर्मल कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो बताओ किसकी ज्यादा? दूसरी वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऐसा निर्भय बोल रहा है। सब लोग यही बोल रहे हैं। सबका आंसर सेम ही है? अच्छा, मैं भी चेक कर लूं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जो लाइन है पिंक वाली, उसका एंगल ज्यादा है, उसका थीटा ज्यादा है, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब उसका स्लोप ज्यादा है। उसका स्लोप ज्यादा है, सो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो निकाला हुआ है ना,
इनवर्सली, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब स्लोप, स्लोप इज इनवर्सली, m मतलब मास नहीं, m मतलब स्लोप, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। अगर पिंक का स्लोप ज्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कम होगी। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी तो थर्मल कैपेसिटी कम होगी। वेरी गुड, सही है, तो इसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होगी। डन। तो ये घुमा के देखो, अभी मैंने बना के पूछा। जनरली दो क्वेश्चन होंगे, कौन से, लेटेंट हीट का और स्पेसिफिक हीट का। फिर दो माइंड में आया तो मैंने बना दिए, कौन कौन से, एक तो उसका फेज कौन सा होगा वो, और दूसरा अभी बनाया थर्मल कैपेसिटी का वो। जिसमें भी थर्मल कैपेसिटी आए उसके रिलेटेड तुम्हें कुछ पूछ सकते हैं, जिसमें भी लेटेंट हीट आए उसके रिलेटेड भी तुम्हें कुछ पूछ सकते हैं। तो तुम्हें लेटेंट हीट तो पता ही है, उसके जहां जो फॉर्मूला में लेटेंट हीट आ रहा हो वहां पे वो ये लेटेंट हीट जो भी तुम्हारा आंसर आए वो लगा दो, सिंपल। तो ये था हमारा हीटिंग कर्व, समझ में आ गया ना। ओके, आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं।